हेलो गाइस, मैं रुखसार सर मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया कैन बिकम स्पेस सुपर पावर चंद्रयान 3। इंडिया कैसे सुपर पावर बन सकता है, देखते हैं पहले वीडियो पे देते हैं रिएक्शन। इस कार्टून को देखिए। 28 सितंबर 2014 ये कार्टून छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो दिखाती है कि कैसे एक इंडियन किसान एक गाय के साथ एक आलीशान स्पेस क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है और जहां अंदर दो आदमी इंडिया के मंगलयान मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल का टाइटल क्या है? इंडियाज बजट मिशन टू मार्स। अब ऑब्वियसली इस कार्टून का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये कार्टून दिखा रही कि मानो ये कैसे गरीब इंडियन स्पेस प्रोग्राम बनाने लग गए। अल्टीमेटली न्यूयॉर्क टाइम्स को अपोलोजाइज करना पड़ा। सॉरी। अब आते करीब एक हफ्ते पहले जुलाई 4, 2023 जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में, पर इस बार कहानी बहुत अलग थी। The surprising striver in the world's space business. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस अचीव करी तो हमारा देश कई समस्याओं से गुजर रहा था। उस समय एक स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी लग्जरी थी और कई लोग ये मानते थे कि इंडिया ऐसी चीजों में कैसे प्रोग्रेस कर पाएगी। और ये सिलसिला इसरो की फॉर्मेशन के बाद भी चला कि मानो इंडिया स्पेस की दुनिया में एक छोटा सा बच्चा है जिसका बजट रशिया और अमेरिका के बजट से बहुत ही कम है, और आज इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने बहुत अचीव किया है। इसरो ने 166 मिशंस कंप्लीट करे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी हलचल मची हुई है। इंडिया में अभी 140 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप्स हैं। ऐसी इनोवेशन की वजह से प्लान है कि अगले साल मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। और न्यूज में आपने देखा ही होगा कि कैसे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। तीसरे मून मिशन को इसरो LVM-3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेगा। इस कार्टून से लेकर इस आर्टिकल की जर्नी को समझने के लिए हमें इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास को भी समझना होगा। इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स की तरह हम भी अपने वीडियोस में कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, जैसे चैट जीपीटी से अपनी स्क्रिप्ट्स इंप्रूव करना, ऑडियो फाइल्स को क्लीन करना या फिर मिड जर्नी से फोटोज क्रिएट करना। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की वजह से हमारी टीम्स और इफेक्टिव हो पा रही है, और आप भी ऐसे टूल्स सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, ग्रोथ स्कूल की मदद से। ग्रोथ स्कूल एक 3 घंटे की पेड वर्कशॉप करने जा रहा है जिसको होस्ट करेंगे मेरे दोस्त वैभव। अब वैसे तो ये वर्कशॉप पेड है, पर 1000 सोच व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। हाँ, फ्री। इस वर्कशॉप को मैंने खुद देखा, जहाँ एआई प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स की नुआंसेस को मैंने खुद सीखा। ऐसे टूल से आप अपने कई मैनुअल टास्क को ऑटोमेट कर पाओगे जिससे आपका टाइम बचेगा। इस वर्कशॉप में आपको अप्लाइड चीजें सिखाई जाती है, जैसे एआई को यूज करके कैसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, कैसे वीडियोस और एड्स बना सकते हो, और बड़े बड़े बिजनेसेस की कौन सी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो या फिर क्रिएटर हो, आप इस वर्कशॉप से सीख सकते हो कि चैट जीपीटी और एआई को आप कैसे ला सकते हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर मेरी बात नहीं तो इनकी बात मान लो, जो मेरे वीडियोस देखते हैं और जिन्होंने ये वर्कशॉप फ्री में अटेंड भी करी। तो इस फ्री ऑफर का फायदा उठाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साल है 1962। आर अरवामुदन, जो मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में एक जूनियर इंजीनियर थे, वो अपने कोलीग से बात कर रहे थे कैंटीन में। उनके कोलीग ने उनको बताया कि उन्होंने एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में सुना है, जो साउथ केरला में एक रॉकेट लॉन्च का पैड सेटअप कर रहे हैं और वो वॉलंटियर्स की तलाश में है। वो दोनों इस मिशन के बारे में बहुत अनश्योर थे। उन्होंने पूछा कि हमें वॉलंटियर करना भी चाहिए क्या? बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है, और हम उन पर दोष नहीं डाल सकते क्योंकि एक्चुअली इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत ऐसी ही थी। ये स्टार्ट हुआ 1962 में, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फिजिसिस्ट विक्रम साराभाई को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च लीड करने के लिए बोला। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं उस समय। आर अरवामुदन कहते हैं कि वो लोग जो लॉन्च पैड बना रहे थे उनको बिना किसी ढंग के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिक्रूट करा, कोई जॉब इंटरव्यू तक भी नहीं था। वो कहते हैं कि जो पहले रिक्रूट थे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, वो मेरी तरह यंग एक्साइटेड लोग थे। सोच रहा था कुछ ऐसे यंग साइंटिस्ट हायर करूं
जिनमें काम करने का जज्बा हो, जुनून हो, जो कुछ नया करना चाहते। अब इंडिया का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं था, तो इन सभी लोगों को नासा भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। विक्रम साराभाई ने एक्चुअली कोलैबोरेशन करी थी नासा के साथ, जिससे इंडिया अपना स्पेस प्रोग्राम बना सके। उस अरेंजमेंट के तहत नासा ने इंडिया को एक रॉकेट भी सप्लाई किया। तो नासा ने इस कनेक्शन और डॉक्टर साराभाई द्वारा किए गए कोलैबोरेशन के जरिए साउंडिंग रॉकेट भेजा। अब एक रॉकेट के एक लॉन्चिंग स्टेशन बनाना भी इतना आसान नहीं था। पहला स्टेप था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को एक ढंग की साइट चुननी होगी, और उन्होंने ये जगह चुनी लॉन्चिंग स्टेशन के लिए, जो एक छोटा सा चर्च था केरला में एक छोटे से मछुआरों के गांव के पास, जिस गांव का नाम था थुम्बा। विक्रम साराभाई ने देखा कि ये जगह अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर है। इसका मतलब था कि ये बहुत अच्छी जगह है अर्थ की कॉस्मिक रेस पर रिसर्च करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर साराभाई और उनकी टीम, जिसमें इंक्लूडेड थे इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस साइट को देखने के गए और उन्होंने उस चर्च के प्रीस्ट से बात करी ताकि उनको चर्च की जमीन मिल जाए और वो एक लॉन्च स्टेशन बना सके उधर। अब सारी प्रेपरेशन चल रही थी रॉकेट लॉन्च करने के लिए, वही रॉकेट जो इंडिया को नासा ने दिया था। पर एक प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साराभाई की टीम को उस रॉकेट को लॉन्च साइट तक लेके जाना पड़ेगा। अब उस छोटे से गांव में टीम के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि उनके पास कई गाड़ियां या ट्रक्स हो, तो उन्होंने किया क्या, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो जब नासा से ये नाइके अपाची रॉकेट आया तो इसे कंटेनर से बाहर निकाला गया और फिर बैलगाड़ी पर लादकर असेंबली बे से लॉन्च पैड तक लाया गया। इसके लिए जिस पेलोड की हमें जरूरत थी वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, तो हमने साइकिल का इस्तेमाल किया। और फाइनली 21 नवंबर 1963 को ये रॉकेट लॉन्च किया गया। इस तरह भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इस तरह और ये इंडिया की स्पेस जर्नी की शुरुआत थी। करीब 6 साल बाद INCOSPAR की जिम्मेदारी बढ़ाई गई और उसको रीब्रांड करके इसरो बनाया गया, जिसके बाद इसरो ने कई माइलस्टोन्स हिट करे। 1975 में इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट एक सोवियत यूनियन के रॉकेट से लॉन्च करी। 5 साल बाद इंडिया ने अपनी सैटेलाइट अपने ही लॉन्च व्हीकल में लॉन्च करी और दुनिया में इंडिया बस 6ठा देश बन गया जिसने अपनी सैटेलाइट अपनी व्हीकल में लॉन्च करी। इवेंचुअली इंडिया पहला देश बन गया जो अपने पहले ट्राई में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच गया। India became the first in the world to successfully reach Mars's orbit on its first attempt. कई रिकॉर्ड्स भी सेट करे हमने। It's a boost for India's space program. At the tip of this rocket, there are 104 satellites. It's the biggest number ever carried by a single launch. पर इन सब चीजों के बावजूद जब आप ग्लोबल स्केल पर देखोगे ना, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत कम है। जैसे इस ग्राफ को देखिए, जो दिखाता है कि 2022 में हर देश ने कितने ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं स्पेस में, जहां यूएस ने करीब 5,500, रशिया और चाइना ने करीब 731, इंडिया 7th प्लेस में है 127 ऑब्जेक्ट के साथ। 2020 में स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बस 2% है। अब इसरो की इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी हमारा कंट्रीब्यूशन इतना कम क्यों है? आंसर बहुत ही सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर करती है। बहुत समय से नासा ने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है। जैसे बोइंग जैसी कंपनीज ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपोनेंट्स डिजाइन करे हैं, और अर्ली 1960s से ही अमेरिका ने प्राइवेट कंपनीज को इजाजत दी थी कि वो कंपोनेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बना दे। 1990s के बाद एक बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो प्राइवेट सैटेलाइट्स और गवर्नमेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है स्पेस में। प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देकर बहुत इनोवेशन भी हुई है। जैसे स्पेसएक्स दुनिया की पहली कंपनी बनी है जो रॉकेट की फर्स्ट स्टेज को रीयूज कर सके। स्पेसएक्स से पहले ये फर्स्ट स्टेज ओशन में गिर जाती है और इसका बाद में यूज नहीं आता, पर रीयूज करके स्पेसएक्स ने लॉन्चेस की कॉस्ट भी कम कर दी है, जिसका मतलब है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सैटेलाइट्स अब सस्ते दाम में स्पेस जा सकती हैं। और ये नासा के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब उनके दिमाग में सरदर्दी नहीं है हर चीज इनोवेट करने की। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ने इनोवेशन करी तो उनको बस नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिससे नासा का भी फायदा है और उस प्राइवेट सेक्टर कंपनी का भी, जिससे यूएस सरकार को भी फायदा मिला है, क्योंकि अब नासा का जो शेयर है यूएस बजट में वो कई सालों से कम हो रहा है। यूरोप में भी सेम हाल है, जहाँ एक प्राइवेट कंपनी एरियन स्पेस अब यूरोपियन सैटेलाइट लॉन्चेस करती है। ऐसी चीजें इंडिया में होने की जरूरत है, क्योंकि अभी इसरो का स्पेस बजट बहुत कम है। 2022 में जहाँ इंडिया का स्पेस बजट $1.7 बिलियन था, चाइना का 14 और यूएस का $30 बिलियन था। थैंकफुली अब इंडियन सरकार ने भी रियलाइज कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। Government has decided to implement reform measures
to leverage the achievements of ISRO through opening up the space sector for private enterprises. पर 2020 से भी पहले कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भाग ले रही थी इंडिया की स्पेस जर्नी में। जहां भी जाओगे पर जब लौट के आओगे सुकून जिंदगी का इसी दरवाजे पर पाओगे। हम हैं गोदरेज लॉक्स। ये है गोदरेज का एड, एक ऐसी कंपनी जो बनी थी 1897 में जब वो बस ताले बेचती थी। इसके बाद गोदरेज कई कंज्यूमर गुड्स बेचने लग गई, मस्कीटो रिपेलेंट्स, हेयर डाइज, रेफ्रिजरेटर्स और यहाँ तक की साबुन। सुस्ती मिटाए चुस्ती लौटाए, सिंथॉल सुस्ती मिटाए चुस्ती लौटाए। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि गोदरेज 1990s से इसरो के लिए कई कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। 1994 में गोदरेज ने विकास इंजन मैन्युफैक्चर किया जो इंडिया की कई लॉन्च व्हीकल्स में यूज किया गया है। चंद्रयान के मिशंस के लिए भी गोदरेज ने कई क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करे। और गोदरेज अकेली कंपनी भी नहीं है जिसने इसरो को पार्ट सप्लाई करे। आंध्रा शुगर्स एक और कंपनी है जिसका संबंध इसरो के साथ कई सालों से है। पर उस समय ये कंपनीज पैसों के लिए मदद नहीं कर रही थी इसरो के लिए। नारायण प्रसाद जो COO है एक स्पेस रिलेटेड कंपनी के, वो कहते हैं कि ये बिजनेसेस मदद कर रहे थे क्योंकि उनको गर्व महसूस होता था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। वो कहते हैं कि उस समय इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर जिसने भी इसरो के साथ पार्टनर किया है, वो कहते हैं कि 1960 से करीब 500 प्राइवेट कंपनीज ने इसरो को सपोर्ट किया है और इसरो ने भी इन कंपनीज की मदद करी है। वो कहते हैं कि इसरो ने कंपोनेंट्स ही नहीं खरीदे इन कंपनी से, वो बल्कि उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन किया और फैसिलिटीज बनाने में मदद करी ताकि ये कंपनीज अच्छे कंपोनेंट्स बना सके। पर अब जो इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं इंडिया की प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज में, वो बस देशभक्ति के लिए पैसा नहीं डाल रहे बल्कि मुनाफे के लिए भी डाल रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि अब हमारा प्राइवेट सेक्टर करने क्या जा रहा है। हम इंडियन प्राइवेट सेक्टर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम सेगमेंट वो है जो या तो सैटेलाइट्स बनाता है या फिर उनको लॉन्च करता है अपने रॉकेट्स के जरिए, जबकि डाउनस्ट्रीम सेगमेंट वो है जो एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाता है स्पेस डेटा के जरिए, जैसे क्लाइमेट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर डिफेंस। 2020 से पहले हमारी सरकार का मोटा मोटी बहुत कंट्रोल था दोनों ही सेगमेंट्स पर। या तो प्राइवेट इंडस्ट्री कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई करती थी इसरो के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर वो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके सर्विसेज देती थी डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में। पर अब प्राइवेट सेक्टर का रास्ता खुल गया है, जिसका मतलब है वो अपनी खुद की सैटेलाइट्स बना भी सकती हैं और उनको लॉन्च भी कर सकती है स्पेस में, और इसके साथ ही साथ वो सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर डेटा को यूज करके सर्विसेज दे सकती हैं। जैसे हम इस कंपनी की बात करते हैं, ये है संजय निकांती जो को फाउंडर है ध्रुव स्पेस के। सैटेलाइट्स की उनकी रुचि स्टार्ट हुई थी जब वो कॉलेज में थे। उन जैसे कई स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हुए थे जब इंडिया का चंद्रयान 1 मिशन सक्सेसफुल हुआ था। It's a historic moment as far as India is concerned. We have started our journey to the moon and the first leg of the journey has gone perfectly well. इस एक्साइटमेंट को देखकर इसरो ने डिसाइड किया कि हमें इन स्टूडेंट्स को एक चांस देनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट्स अपनी सैटेलाइट्स बनाएंगे तो हम कुछ सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजेंगे फ्री में। संजय निकांती ने अपनी SRM यूनिवर्सिटी के जरिए यही करने की कोशिश करी। उनकी सैटेलाइट जिसका नाम था SRM SAT, उसका उद्देश्य था कि वो हमारे देश की पोल्यूशन की समस्या को सॉल्व करे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को मॉनिटर करके। उनकी सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुई अक्टूबर 2011 में, और उसके बाद वो सोचने लग गए कि हमारे देश में इसरो के सिवाय कोई और सैटेलाइट बना ही नहीं रहा है। जिसके बाद अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उन्होंने बनाई ध्रुव स्पेस कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करेगी। अब उस समय ऐसी कंपनीज के लिए फंडिंग मिलना बहुत ही मुश्किल था। मार्केट में सिचुएशन इतनी खराब थी कि कुछ साल बाद वो अपनी कंपनी बेचने का सोच रहे थे। पर 2020 के बाद माहौल बदल गया। कई इन्वेस्टर्स ने ध्रुव स्पेस में इन्वेस्ट किया है और उन्होंने अपनी 2 सैटेलाइट्स थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 को लॉन्च भी किया है। ध्रुव स्पेस अब कई डाउनस्ट्रीम कंपनीज को एंड टू एंड सर्विस देती है कि हम आपकी सैटेलाइट बनाएंगे, लॉन्च करेंगे, ट्रैक करेंगे और मेंटेन करेंगे। और इंडिया की कई ये अपस्ट्रीम स्टार्टअप्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। इसको कहा जाता है स्पेस डेब्री, यानी कि किसी भी मशीन का कुछ पार्ट जो ह्यूमंस ने स्पेस में छोड़ दिया है। कई बार ये खराब हुई हुई सैटेलाइट्स हो सकती हैं या फिर उनके पार्ट्स हो सकते हैं। अब जहाँ कुछ पार्ट्स धरती पर गिर जाते हैं, दूसरे पार्ट्स अर्थ के अराउंड हजारों साल तक ऑर्बिट कर सकते हैं, जो एक थ्रेट है दूसरी सैटेलाइट्स को, क्योंकि इन पार्ट्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि करंट सैटेलाइट्स इन पार्ट्स से डैमेज ही नहीं बल्कि पूरी तरह खराब हो सकती है। 2021 में एक चाइनीज सैटेलाइट टूट गई थी
जब एक डेब्री के छोटे से पीस से वो कोलाइड हो गई। इसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करी है बैंगलोर की एरोस्पेस कंपनी दिगंतरा। अब स्पेस एजेंसीज इस डेब्री को मॉनिटर जरूर करती है धरती से, पर ऐसे कई छोटे से पीसेस हैं जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इन पीसेस का साइज 1 सेंटीमीटर से भी कम है और उनकी संख्या करीब 13 करोड़ है। दिगंतरा 40 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इन छोटे से पीसेस को ही ट्रैक करना चाहती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं है और इस चीज के लिए बहुत फंडिंग भी चाहिए होती है। इसी वजह से इंडिया में करीब 66% कंपनीज अपस्ट्रीम सेगमेंट में नहीं बल्कि डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में काम कर रही है। जैसे बिट्स पिलानी ग्रेजुएट्स की स्टार्टअप पिक्सल। ये गूगल अर्थ है और इसको कई लोग रेवोल्यूशनरी मानते हैं, क्योंकि अगर आप जूम करोगे तो आप अपने घर को भी देख पाओगे। पर गूगल अर्थ में एक लिमिटेशन भी है कि आप बस फोटोज देख सकते हो अर्थ की, और यही एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहते थे बिट्स पिलानी से एक कॉलेज स्टूडेंट अवैस अहमद। उन्होंने ये रियलाइज किया कि आज की जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं वो इतनी डिटेल नहीं देती हैं, वो बस फोटोज दे सकती हैं। अगर आप पत्तों का क्लोरोफिल कंटेंट जानना चाहते हो या फिर सॉइल न्यूट्रिशन जानना चाहते हो, वो ये सैटेलाइट्स नहीं कर पा रही थी। और अवैस ने इसके बारे में एक सोल्यूशन सोचा, ऐसी सैटेलाइट्स जिनमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग हो। अब आप पूछोगे कि भला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या है? जो हमारी आंखें हैं, ह्यूमन आई विजिबल लाइट को 3 बैंड्स में देख सकती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। पर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कई बैंड्स को देख सकती है, जिसकी वजह से वो ऐसे फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारी आंखें या फिर कमर्शियल कैमरास नहीं कर सकते। मानो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग से हम पूरी दुनिया का एक MRI स्कैन कर सकते हैं। पोल्यूशन हो या फिर डिजीजेस, इन सभी चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और आप सोच ही सकते हैं कि इससे एग्रीकल्चर को फायदा मिल सकता है। आपको ये पता चल सकता है कि कहाँ फसल ठीक है या फिर कहाँ प्रॉब्लम्स आने वाली है। और इसी चीज को सॉल्व करना चाहते थे अवैस और उनके कॉलेज फ्रेंड क्षितिज खंडेलवाल, जिन्होंने बिट्स पिलानी से अपनी स्टार्टअप पिक्सल बनाई। उनकी पहली सैटेलाइट का नाम था शकुंतला, जिसको उन्होंने लॉन्च किया SpaceX की मदद से। उनका ऑब्जेक्टिव बस एक सैटेलाइट को लॉन्च करना नहीं है, बल्कि कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, अल्टीमेटली जो मानो एक कॉन्स्टलेशन बना लेंगी अर्थ के आसपास और हर 2 दिन में अर्थ के हर पॉइंट को कवर कर पाएंगी। पर ये करना अवैस और क्षितिज के लिए आसान नहीं था। अवैस कहते हैं कि सब हमारे आइडिया में इंटरेस्टेड तो थे, पर कोई पैसे नहीं देना चाहता था। पर थैंकफुली ये चेंज हुआ, पिक्सल के लिए नहीं, दूसरी स्पेस स्टार्टअप्स के लिए भी। 2022 में $119 मिलियन यानी कि करीब 990 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए इंडिया की स्पेस स्टार्टअप्स में। और अब इंडिया में 140 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक और डाउनस्ट्रीम कंपनी है जो सैटेलाइट्स को यूज करके एनवायरमेंटल डेटा क्रिएट कर रही है, चाहे वो बाढ़ के बारे में हो या फिर पावर प्लांट्स के एमिशंस के बारे में। इन इनोवेशंस को देखते हुए कई लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया के स्पेस सेक्टर को लेके, और आज की तारीख में ये सही भी है। और कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इस कॉन्फिडेंस के पीछे। ये सैटेलाइट है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी OneWeb की, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में एक रशियन रॉकेट के जरिए। ये कंपनी करीब 650 सैटेलाइट्स भेजना चाहती है स्पेस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। मार्च 2022 में जब ये कंपनी 36 और सैटेलाइट्स भेजना चाहती थी, तो रशियन स्पेस एजेंसी ने इनको लॉन्च करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इस कंपनी को फंडिंग मिली थी यूके सरकार से। इस वजह से जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया, Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. तो रशियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि वो अपने सोयूज रॉकेट्स का यूसेज कम करना चाहती है। OneWeb के सामने रशियन स्पेस एजेंसी ने 2 कंडीशंस रखी कि यूके सरकार को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी और OneWeb को गारंटी देनी होगी कि उनकी सैटेलाइट्स रशिया के खिलाफ मिलिट्री पर्पसेस के लिए ना यूज करी जाए। OneWeb ये कंडीशंस मीट नहीं कर पाई, जिसके बाद उनका 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पर इससे इंडिया का फायदा हुआ। रशिया के ना करने के बाद OneWeb कंपनी इसरो के पास आई ताकि इसरो उनकी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके स्पेस में। LVM-3M2 had carried 36 satellites of OneWeb. जो हमें दिखाता है कि आज के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंडिया को फायदा मिल सकता है। कई सालों से रशिया और चाइना ऐसे 2 देश थे जो लो कॉस्ट में लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी कई सैटेलाइट कंपनीज को। पर ब्रायन वीडिन जो एक डायरेक्टर है स्पेस फाउंडेशन के, वो कहते हैं कि यूक्रेन वॉर के बाद रशियंस का परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है और कई वेस्टर्न कंपनीज चाइनीज एजेंसीज को भी नहीं यूज करना चाहती, जिसका फायदा इंडिया को मिलेगा। यूएस सरकार किसी भी अमेरिकन कंपनी को इजाजत दे देगी अपनी सैटेलाइट इंडिया से लॉन्च करवाने के लिए
और ना कि चाइना से, स्पेशली अगर उस सैटेलाइट में कोई मिलिट्री रिलेटेड टेक्नोलॉजी होगी। ये इसलिए है क्योंकि कई समय से इसरो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है। करीब 40 साल से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स हुई हैं, जिससे 400 से ज्यादा प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हुई हैं बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों से। और 40 सालों से ये कंपनी स्पेशलाइज्ड पार्ट्स बना रही है इसरो के लिए। ऐसी कोलैबोरेटिव अप्रोच की वजह से ही अब इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम बहुत ग्रो कर सकता है, जिसकी वजह से हमें अब न्यूयॉर्क टाइम्स के ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कंपनीज कोई चैलेंज फेस नहीं करेंगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेस एक्स। अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करने के बिजनेस की बात करें, क्योंकि स्पेस एक्स रॉकेट्स को रीयूज करने लगा है, इसकी वजह से बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजने की कॉस्ट कम हो गई है। पर एडवांटेज ये है कि कुछ इंडियन स्टार्टअप्स कस्टमाइजेशन ऑफर कर सकती हैं कई कंपनीज को। जैसे स्काई रूट एक कंपनी है जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। कंपनी के सीईओ कहते हैं कि हम एक टैक्सी की तरह हैं जो छोटे लॉन्चेस करती है, जबकि स्पेस एक्स एक बस या फिर ट्रेन की तरह है जो किसी भी तरीके के पैसेंजर को एक डेस्टिनेशन पर छोड़कर आती है। अग्निकुल जैसी स्टार्टअप्स तो 3D प्रिंटर यूज कर रही है रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए। ऐसी इनोवेशंस की तरह जहां एक समय इसरो रॉकेट्स को ठेले पर लेके जा रही थी, आज इंडियन कंपनीज लीडर्स बन सकती हैं स्पेस इकोनॉमी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की दूसरी पहलू की, कि कई इंडियन स्टार्टअप्स बहुत समस्याओं से क्यों गुजर रही है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। और एआई और चैट जीपीटी का आप कैसे यूज कर सकते हो अपने करियर में प्रोडक्टिव बनने के लिए, उसके लिए फ्री वर्कशॉप है। पहले 1000 लोग। तो ये खत्म वीडियो का टाइटल, हाउ इंडिया कैन बिकम सुपर पावर ऑफ स्पेस। तो जो बातें भाई ने बताई, वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन उसने बड़ी प्रिसाइजली मतलब ये चीज़ डिस्क्राइब किया है किस तरह मतलब इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। और उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि किस तरह इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। जब इंडिया ने ये स्पेस की दौड़ शुरू की थी, ये रेस शुरू की, या ये सफ़र शुरू किया था, तब देखें कि कहाँ से शुरू किया था। 1960 या 1959 की बात है। विक्रम साराभाई, इस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं। उन्होंने जो पहला मतलब लेकर आया था ना, वो अपना सारा मटेरियल वो एक बैलगाड़ी पर, मतलब कि हर तरक्की के पीछे ना जो बुनियाद है वो छोटी अक्सर होती है। हम क्या करते हैं, हम कोई स्टेप ही नहीं लेते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम डायरेक्ट ही चांद पर पहुंच जाएं। अब चांद पर पहुंचने के जो चांद तक पहुंचने वाली सीढ़ियाँ हम वो तय नहीं करना चाहते। अब इंडिया के जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट लॉन्चिंग पैड ले लें, फर्स्ट उनका लॉन्च ले लें, जिस तरह उन्होंने लॉन्चिंग जगह पर पहुंचाया, वो देखें, सारी स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है ना शुरुआत में आसान नहीं होती। और कोई भी चीज़ शुरुआत में ये नहीं होता कि आप शुरुआत में 100% हो जाए। आप शुरुआत में गलतियां करेंगे, आप शुरुआत में थोड़ा से अखराजात का भी आपको मामला होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया में यही डिफरेंस है। पाकिस्तान के लोग अक्सर मैं ये समझता है देखते हैं जैसे हम डायरेक्ट चांद पर पहुंच जाएं। आप गुलजार भाई को तो जानते ही होंगे, यकीन कर देना 40 आई थिंक उनके भाई ने उनको तकरीबन एक रेस्टोरेंट पर 20 से 30 लाख रुपया इन्वेस्ट करके दिया था। हालांकि वो कहता रहा, उनका भाई बड़ा समझदार था। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये डिफरेंस है, माइंड सेट का डिफरेंस है। भाई वो बड़ा भाई ये कहता रहा गया, भाई डॉक्टर मुर्तज़ा को आप शायद जानते ही, उन्होंने कहा था कि आप छोटे से शुरू करें, थोड़े से शुरू करें। आपको मैं 5-10 लाख लगा के देता हूँ, आप थोड़े से शुरू कर दें, बिरयानी लगा लें, कुछ मैं होटल वगैरह बना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें बड़ा रेस्टोरेंट चाहिए। तो उन्होंने आई थिंक 40 लाख तक फिर वो गए, 40 से 50 लाख तक फिर वो गए। लेकिन हुआ क्या, उनसे मैनेजमेंट ना हो सकी। वो 40 से 50 लाख एक किस्म का समझे वो ज़ाया हो गया। ये इंडिया की शुरुआत की मैं बात करूँ कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसको छोटे से शुरू कर लें। छोटे से शुरू करने से चीज़ की कदर होती है कि मैंने आगे बढ़ाना और इसमें से कमाना भी है। तो जिस तरह आपने मिसाल दी, फिर इस तरह ही होता है। जो बंदा नीचे से ऊपर जाता है ना, उसको पता होता है मैंने कुछ करना है, मेहनत करके लेकर जाना, ऊपर जाऊंगा। अब बात वो कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह मतलब स्पेस में सुपर पावर। उन्होंने फिर एक चीज़ को वाज़ेह किया। उसमें बुनियादी चीज़ है रशिया यूक्रेन की वॉर, उसमें बुनियादी चीज़ है चाइना का जो है बिहेवियर, चाइना के अंदर तानाशाही। बाद एक कंट्री बची है जो इसको तरक्की कर रहा है इस खिते में, वो है इंडिया, जिसमें डेमोक्रेसी पन रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है।
उस डेमोक्रेसी के साथ साथ उनकी मतलब कि जो है ना तरक्की भी हो रही है। इसलिए दुनिया की नज़रें इंडिया पर है, एतमाद है, सबसे बड़ी चीज़ होती है एतमाद। रुखसार भाई वो तो बात ठीक है, स्टेप यानी कि छोटा ही होना है जहाँ शुरुआत करनी चाहिए। बात करने का मतलब है ये देखो उन लोगों ने साइकिल भी यूज़ की है, आपने बैलगाड़ी देखी, साइकिल भी, बाईसाइकिल भी था। लेकिन जिस टाइम उन लोगों ने स्टार्ट किया था कोई यानी कि इंटरेस्ट नहीं कर रहा था, एतबार नहीं कर रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन आज देख लो वो कहाँ पे पहुँच गए। लेकिन उन लोगों ने मेहनत नहीं ना छोड़ी है, यकीन। फिर छोटा सा तजर्बा किया, ठीक है ना, छोटा सा तजर्बा किया, उन लोगों को कामयाब हुआ, फिर बड़े 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 यानी कि आस्ता आस्ता स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज, लेकिन वो कामयाब हो गए। हम लोग निकम्मे, हम जहाँ थे वहाँ ही हैं। स्पार्को किधर है? मेरी बात सुने, स्पार्को का नाम हमें तो पाकिस्तान के हमें सुना ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे है नहीं। ये भी इंडियन से ही सुना है हमने। मैंने सुना हुआ था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये स्पेस कंपनी है पाकिस्तान की। स्पार्को वैसे मैंने नाम सुना हुआ था। अच्छा देख लें कि पता नहीं किस वीडियो में भाई ने कहा था कि मुझे नाम उनका शायद नहीं ना, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये मिशन पहले इंडिया से जो है ना वो थे उसके अभी हाँ वही थे, उनकी वीडियो थी। तो देख लेंगे स्टेप मतलब कि पहले पाकिस्तान ने जो है अपना एटम बम जो है वो भी बना लिया था और स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे थे। हाँ मैं बना लिया। तो उस देखें कि उस पाकिस्तान जो है ना कोई तरक्की की तरफ चल रहा था, लेकिन वो जो 2000 के बाद हमारे जो हुक्मरान आए ना उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उससे पहले फिर भी कोई बेहतर आए हैं। तो यार ये तो सारी बात होती है ना हुकूमत पर है। हुकूमत को चलाने वाला, मुल्क को चलाने वाला अच्छा बंदा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इनके शुरू से तकरीबन देख लें कि अपने मुल्क आप क्या देखते हैं, क्या इंडिया जो अपॉर्चुनिटीज हैं या इंडिया जिस तरह चल रहा है आने वाले वक्त में अगर उनको पूरा बजट मिले, जिस तरह उनकी मुख्य स्टार्टअप्स वो गिनवा रहे थे, जिसमें पिक्सल भी है, जिसमें स्काई ब्लू, इस तरह ब्लू स्काई, इस तरह के कंपनी और भी वो नाम लिए, मतलब मुख्य कंट्रीज हैं जो ये काम कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया के इसरो या इंडिया के स्टार्टअप्स यूएसए को टक्कर दे सकते हैं? होने को कुछ भी हो सकता है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई बात सुने ना, आप देख रहे जो चाइना से सैटेलाइट भिजवाते थे ना कंट्रियां पहले, रशिया से, चाइना से भी, वो उनका रुझान भी इंडिया की तरफ हो गया है। भी हम लोग जो है इंडिया के साथ अटैच होते यार। आईफोन नहीं चलेगा, शिफ्ट कर गया, सैमसंग नहीं शिफ्ट कर गया, चाइना से शिफ्ट कर गए। ये आईफोन की जो है ब्रांड्स चाइना से ज़्यादा वो अतमाद कर रहे हैं इंडिया पर। चाइना से गया आईफोन 14 प्रो मैक्स इंडिया में अब बन रहा है। क्या बात है, एतमाद, मेरी बात ना, एतमाद है, बात है ना। हमसे तो बहुत आगे की सोचते हैं ना जो भी ये सैमसंग या आईफोन के जो मालिक हैं। उन्होंने पता है, उन्होंने भाई बिजनेस करना है, उनको पता है कि हमारे बिजनेस में हमारे लोगों को कहाँ सेफ्टी है, हमारे इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा बेहतर है। और ये मुल्कों के एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस होते हैं या कंपनीज के, प्राइवेट कंपनी के रिलेशंस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं। वो भी होता है, नेम भी होता है, मेरी बात तो नेम भी होता है ना। चाइना की मैं कहता हूँ लोग इंटरेस्ट ना करते हो इंडिया की चीज़ें, वो ट्रस्टेड भी नहीं ना होती ज़्यादा चीज़ें उनकी। वो कहते हैं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये भी हो सकता है, ये भी रीज़न होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।